आपको ट्रांसफार्मर बताना है, ठीक है। इसका जो अंतिम टॉपिक है वो यही है, ट्रांसफार्मर क्या होता है, ठीक ना। और ट्रांसफार्मर के क्या उपयोग हैं और एसी करंट और डीसी करंट में दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या इक्वलिटी है, ये आपको जानना है, ठीक है ना। तो चलिए आपको बताते हैं, ट्रांसफार्मर बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। ट्रांसफार्मर क्या होता है, ये कैसे काम करता है, इसकी उपयोगिता क्या है, ठीक है ना। कितने प्रकार के होते हैं ट्रांसफार्मर, ये सारी चीजें आपको जाननी है, ठीक ना। चलिए शुरू करते हैं। ट्रांसफार्मर वास्तव में अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करने वाला एक उपकरण है, ठीक है ना। ये किस सिद्धांत पर काम करता है, पहला क्वेश्चन तो यही से बन जाता है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे काम करता है, इसकी थ्योरी कौन सी है। तो आप क्या बताएंगे, म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन या अन्योन्य प्रेरण घटना आपको याद आ रही होगी, इसके पहले वाले चैप्टर में आपको बताया गया था कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण वाली घटना में दो तरह के घटनाएं थी, एक था स्वप्रेरण और एक था अन्योन्य प्रेरण, ठीक है ना। स्वप्रेरण में क्या था कि यदि किसी कुंडली में वैद्युत फ्लक्स परिवर्तन हो जाए, कुंडली से रिलेटेड जो फ्लक्स है उसमें चेंजिंग हो जाए, तो एक विद्युत वाहक बल और एक प्रेरित धारा उसी कुंडली में उत्पन्न हो जाती है, इसको तो हम कहते हैं स्वप्रेरण। लेकिन अगर किसी एक कुंडली में, ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित हो, एक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स यानी एक कुंडली के आसपास जो चुंबकीय फ्लक्स है उसमें परिवर्तन किया जाए और उस परिवर्तन को कर देने से दूसरी कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाए और उससे संबंधित एक धारा प्रवाहित हो, ठीक है ना। तो ऐसे प्रेरण को हम बोलेंगे अन्योन्य प्रेरण। तो जो ट्रांसफार्मर हमारा है वो ऐसे ही अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करने वाला उपकरण है, ठीक है ना। उसका देखो फिगर यहां बनाया गया है। जाहिर सी बात है दो कुंडलियां होंगी, क्योंकि अन्योन्य प्रेरण है तो एक कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन का जो इफेक्ट है दूसरी कुंडली पर पड़ेगा तो दो कुंडलियां तो होगी ही, एक प्राथमिक कुंडली होती है और एक दूसरी द्वितीयक कुंडली होती है। दोनों कुंडली की अपनी विशेषता होती है, प्राथमिक कुंडली की और द्वितीय कुंडली की विशेषता होती है, ठीक है ना। तो ट्रांसफार्मर में दो कुंडलियां होती हैं, प्राइमरी कॉइल और द्वितीयक कॉइल। प्राइमरी कॉइल जो होता है या प्राथमिक कुंडली जो होती है उसी पर हम वोल्टेज को और करंट को निवेश करते हैं, मतलब लगाते हैं, और फिर उसका जो इफेक्ट होता है अर्थात जो प्रेरित धारा उत्पन्न होती है वो दूसरी वाली कुंडली में उत्पन्न होती है। तो पहली वाली कुंडली में धारा को वोल्टेज को निवेश करते हैं और दूसरी वाली कुंडली से धारा और वोल्टेज क्या होता है, निर्गत होता है, निकलता है, ठीक है ना। ये काम क्या करता है, ट्रांसफार्मर काम क्या करता है इसका, जैसे ट्रांसफार्मर आप पढ़ेंगे तो पहला इसका उपयोग समझ में आ जाएगा भाई करता क्या है। तो ट्रांसफार्मर जो है ये क्या करता है, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज और लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज कर सकता है। अगर वोल्टेज को हाई करेगा तो करंट आपकी लो हो जाएगी, अगर वोल्टेज को लो करेगा तो करंट आपकी हाई हो जाएगी। तो हम कहते हैं कि ट्रांसफार्मर जो है वह उच्च वोल्टेज और निर्बल धारा को, उच्च वोल्टेज और निर्बल धारा को निर्बल वोल्टेज और प्रबल धारा में कन्वर्ट कर देता है। वोल्टेज उच्च है, धारा निम्न है, तो वोल्टेज उच्च जो है उसको निम्न वोल्टेज कर सकता है, तो धारा जो निम्न है वो उच्च हो जाएगी। या इसका उल्टा, वोल्टेज आपका निम्न है तो वोल्टेज को उच्च कर देगा, धारा आपकी उच्च है धारा को निम्न कर देगा, ठीक है। तो यह प्रबल वोल्टेज और निर्बल धारा को निर्बल वोल्टेज और प्रबल धारा में या इसके विपरीत अवस्था में, ठीक है ना, ये कन्वर्ट कर सकता है। तो इस स्थिति में क्या होता है, ट्रांसफार्मर हमारे दो तरह के होते हैं। एक को तो हम बोलते हैं ऊंचाई ट्रांसफार्मर, क्या बोलते हैं, ऊंचाई ट्रांसफार्मर। पहला जो हमारा ट्रांसफार्मर है इसका नाम क्या है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर, या इसको हम बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर।
स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ये क्या करता है, उच्चाई ट्रांसफार्मर जो है वह निम्न वोल्टेज को और उच्च धारा को, निम्न वोल्टेज या उच्च धारा में प्रबल धारा को क्या करता है, निम्न वोल्टेज को ये बना देता है उच्च वोल्टेज, निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज बना देता है, और जो उच्च धारा हमारी है उसको ये निर्बल धारा बना देता है। मतलब ये वोल्टेज को ऊंचा कर देता है और धारा को नीचा कर देता है। तो ऐसा जो ट्रांसफार्मर है जो वोल्टेज को ऊंचा कर दे और धारा को कम कर दे, धारा की प्रबलता को डाउन कर दे, ऐसे ट्रांसफार्मर को हम क्या बोलते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर या ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं इसको। ठीक है ना। जो दूसरा ट्रांसफार्मर है इसका नाम क्या है, अपचाई ट्रांसफार्मर। दूसरे ट्रांसफार्मर का क्या नाम है, अपचाई ट्रांसफार्मर, या इसको हम कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो होता है वो क्या करता है, इसका उल्टा करता है। ये क्या करता है, उच्च जो वोल्टेज होता है ये उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है, उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है, और इसके अगेंस्ट में अगर वोल्टेज उच्च है तो धारा हमारी निम्न रहेगी, तो निम्न धारा जो होती है उसको ये प्रबल धारा में कन्वर्ट कर देता है। क्या करता है, निम्न धारा को प्रबल धारा में कन्वर्ट करता है या उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। तो ये हमारे पास जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है इसका क्या गुण है, उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में और निम्न धारा को प्रबल धारा में यह कन्वर्ट कर देता है। तो इस प्रकार से जो ट्रांसफार्मर हमारा है अपनी प्रकृति के हिसाब से वो जो काम कर सकता है उस प्रकृति के हिसाब से ये ट्रांसफार्मर हमारा दो प्रकार का है, एक है ऊंचाई ट्रांसफार्मर और एक है अपचाई ट्रांसफार्मर। ठीक है ना। ये तो हो गया मान लीजिए कार्य की दृष्टिकोण से दो प्रकार का हो गया। अब इसको देखिए संरचना की दृष्टिकोण से, ठीक है ना, संरचना की दृष्टिकोण से कैसे हम पहचान बनाएंगे ये स्टेप अप है ये स्टेप डाउन है। तो अगर देखो ध्यान दीजिए ये हमारी प्राथमिक कॉइल है, देख रहे हैं ना, ये द्वितीयक कॉइल है। प्राथमिक कॉइल और द्वितीयक कॉइल इसी का जो एक दूसरा रूप है वो यहाँ बनाया गया है। ट्रांसफार्मर का आपने देखा ही होगा। तो ट्रांसफार्मर में नीचे की तरफ देखिए एक तरफ जो है आता है करंट आती है, दूसरी ओर से करंट निकलती है। तो जहां से करंट आती है वो जिस कॉइल में लगी होती है उसको हम प्राथमिक कुंडली बोलते हैं, और जहां से निकलने वाली धारा, जहां से देखिए एक तरफ जो क्या होता है कि जो तार जो होता है वो कहाँ से आता है, पावर हाउस से तार आता है, ट्रांसफार्मर में जुड़ता है, फिर वहां से दूसरा तार निकलता है और वो हमारी बस्ती में हमारे घरों में जो लाइट जाती है वहां वो ले जाता है। तो हमारे घरों में लाइट जिन तारों से जाती है वो जहां से जुड़ा रहता है उसको हम बोलते हैं द्वितीयक कुंडली। और प्राथमिक कुंडली कौन सी होती है, जो दूर से आने वाले जो तार हैं, पावर हाउस से आने वाले जो तार हैं वो जिस कॉइल से जुड़े होते हैं या जिस कुंडली से जुड़े होते हैं उसको हम बोलते हैं प्राथमिक कुंडली। तो अगर प्राथमिक कुंडली जो है तांबे के मोटे तारों की है और कम फेरों की है, ठीक है ना, तांबे के मोटे तार हैं और कम फेरे हैं, ये प्राथमिक कुंडली का काम करे। और जो द्वितीयक कुंडली हमारी है वो तांबे के महीन तार हो यानी पतले तार हो, तांबे के पतले तार हो और ज्यादा संख्या में, ज्यादा फेरों की संख्या ज्यादा हो और तार आपके पतले हो, इसकी द्वितीयक कुंडली बना दे। तो ऐसा जो ट्रांसफार्मर होगा वह ट्रांसफार्मर आपका ऊंचाई ट्रांसफार्मर होगा। क्या होगा, वो ऊंचाई होगा। प्राथमिक कुंडली तांबे के मोटे तारों की रहेगी और कम फेरों की रहेगी, और द्वितीयक कुंडली जो है वो तांबे के पतले तारों की रहेगी और ज्यादा फेरों की रहेगी। तो ये जो आपकी कुंडली है ये ऊंचाई ट्रांसफार्मर, आपकी ये जो ट्रांसफार्मर है वो ऊंचाई ट्रांसफार्मर हो गया। इसका उल्टा, ठीक है ना, इसका उल्टा आ जाइए। प्राथमिक कुंडली अगर पतले तारों की है, प्राथमिक कुंडली अगर पतले तारों की है और ज्यादा फेरों की है, पतली कुंडली तांबे के पतले तारों की है और ज्यादा फेरों की है वो प्राथमिक कुंडली का काम करे अगर, और द्वितीयक कुंडली जो है वो तांबे के मोटे तारों की है और कम फेरों की है वो द्वितीयक का काम करे। तो ऐसी व्यवस्था जिस ट्रांसफार्मर में होती है
उसको हम बोलते हैं अपसाइड ट्रांसफार्मर या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है वो हमारे घरों के पास लगा होता है। जैसे आप देखते हैं कि आपके गांव में लाइट किसी ट्रांसफार्मर से ही तो आती है, तो ट्रांसफार्मर आप जान जाइए कि ये विद्युत का जनरेटर नहीं है, ये बिजली को पैदा नहीं करता है, ठीक है ना। ट्रांसफार्मर जो है वह बिजली को पैदा नहीं करता है, ये जनरेट नहीं करता है, बल्कि यह वोल्टेज धारा को निम्न या हाई कर सकता है, इसका यही गुण है, ठीक है ना। तो ये आपके घरों के पास जो लगा होता है ट्रांसफार्मर वो अपसाइड ट्रांसफार्मर होता है, और वहाँ पावर हाउस में जो ट्रांसफार्मर लगा होता है जहाँ से बिजली आती है वहाँ पर ऊंचाई ट्रांसफार्मर लगा होता है। अभी इसकी उपयोगिता हम आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम समझाएंगे। तो अपसाइड ट्रांसफार्मर जो होता है ये आपके घरों के पास होता है, ये वोल्टेज को निम्न कर देता है और ये ऊंचाई जो है वोल्टेज को उच्च कर देता है प्रकृति के हिसाब से, ठीक है ना। ये आपको समझाया हमने। और रचना के हिसाब से इस तरह का अंतर होता है, प्राथमिक कुंडली में कम फेरे हैं और मोटे तांबे के तारों की है तो जान जाइए कि वो ऊंचाई है, और प्राथमिक कुंडली अगर महीन तांबे के तारों की है, पतले ज्यादा फेरों की है, तो उसको हम कहेंगे वो अपसाइड ट्रांसफार्मर है। यह दोनों कुंडलियां जो है, ठीक है ना, नर्म लोहे के क्रोड पर एक दूसरे से पृथक रहती हैं। मतलब दोनों कुंडलियां कुछ दूरी पर रहती है ना। ये कहां पर लिपटी रहती है? ये नर्म लोहे की एक क्रोड पर लिपटी रहती है। ऐसी क्रोड को हम बोलते हैं पटलित क्रोड। क्या बोलते हैं? पटलित क्रोड। आपने देखा होगा ट्रांसफार्मर में बहुत सारी पटलित क्रोड होती है, मतलब मोटी सी प्लेट को हम ऐसे बहुत पतले पतले प्लेटों में काट करके उसको बीच से ऐड करते हैं। ऐसे क्रोड को हम बोलते हैं पटलित क्रोड, ठीक है ना। ऐसा क्यों होता है आपको बताया जा चुका है पहले ही। भंवर धाराओं के प्रभाव को कम करने के लिए, भंवर धाराएं क्या है ये पढ़ाया गया है आपको, आप जाकर पढ़ लीजिएगा उसको। तो भंवर धाराओं का जो प्रभाव है वो प्रभाव कम से कम हो, जिससे कि हमारी विद्युत धारा वेस्ट न जाए, ऊष्मा के रूप में विद्युत धारा हमारी नष्ट ना हो, वेस्ट ना हो, इसके लिए भंवर धाराओं का प्रभाव कम से कम करना है, जिससे एनर्जी का लॉस कम से कम हो। इसलिए हम क्या करते हैं, इस क्रोड को पटलित कर देते हैं। जो हमारी क्रोड होती है वो बीच से काट करके ऐड कर देते हैं इसको, ठीक है ना। तो नर्म लोहे की पटलित क्रोड होती है। उस पटलित क्रोड पर क्या है, दोनों तरफ दो कुंडलियां आपकी लगी होती हैं। ये आपका लगा ऊंचाई ट्रांसफार्मर, ये प्राथमिक कुंडली है, मोटे तांबे के तारों की है, कम फेरों की है। ये द्वितीय कुंडली की है, पतले तांबे के तारों की है, ज्यादा फेरों की है। ये एसी मेन से जुड़ा हुआ है, मतलब जो ट्रांसफार्मर में लाइट बाहर जा रही है वहां जुड़ा हुआ है, और यहाँ से जो विद्युत धारा है वो निकल रही है, आपके घरों में सप्लाई जा रही है। तो ये ट्रांसफार्मर आपका है। क्लियर हो गया होगा ना आपको? ये ट्रांसफार्मर की रचना है। चलिए इसकी आगे करते हैं। अब देखिए ट्रांसफार्मर में जो प्राथमिक कुंडली है उसके सिरों पर आरोपित वोल्टेज, ठीक है ना, क्या है? देखिए अब चूंकि यहां पर जो प्राथमिक कुंडली आपकी है इसके सिरों पर जो आरोपित वोल्टेज है वो एसी वोल्टेज है। समझ रहे बात को ना? एसी वोल्टेज है। तो एसी वोल्टेज क्या होता है, वो बार बार बदलता रहता है, कभी ज्यादा मान कभी कम मान, फ्लक्चुएट करता है ना एसी वोल्टेज। तो फ्लक्चुएट करेगा तभी तो फ्लक्स परिवर्तन होगा, और उसका जो प्रभाव है द्वितीय कुंडली पर पड़ेगा, निश्चित रूप से पड़ेगा, और उसी प्रेरित धारा से ही आप जो है आप घरों में सप्लाई जाती है, ठीक है ना। अगर यहाँ पर धारा आपकी ऊंची नीची हो रही है, मतलब फ्लक्चुएट हो रही है, तो प्राथमिक कुंडली में कितना विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो, क्योंकि फैराडे ने कहा था कि कहीं भी अगर फ्लक्स परिवर्तन हो रहा है तो वहां पर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है ना। एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। तो प्राथमिक कुंडली के सिरों पर एसी वोल्टेज आरोपित है और वो फ्लक्चुएट कर रहा है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज फ्लक्चुएट करता ही है, ठीक है ना। और अगर वो फ्लक्चुएट कर रहा है तो एक जो वोल्टेज है जिसको हम कहते हैं प्रेरित विद्युतांतर, माफ कीजिएगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल, वो उत्पन्न हो जाएगा। कितना उत्पन्न होगा? फैराडे के नियम से ईटी बराबर, ईटी समझ रहे ना, ये प्राथमिक कुंडली के सिरों पर आरोपित प्रत्यावर्ती वोल्टेज या विद्युत वाहक बल, ईपी इक्वल टू हो जाएगा, फार्मूला तो यही आप जानते होंगे, E इक्वल टू -m
डेल्टा आई अपॉन डेल्टा, ये फॉर्मूला होता है। तो Ep इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस Np इंटू डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ये फ्लक्स परिवर्तन की दर है। द्वितीयक कुंडली के सिरों पर क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज Es बराबर माइनस Ns इंटू डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, ठीक है ना। फ्लक्स परिवर्तन की दर जो प्राथमिक कुंडली में है वही द्वितीयक कुंडली में भी माना जा रहा है। ये तो कुछ अंतर पड़ जाता है, लेकिन तब भी प्राथमिक कुंडली में जो आपका वोल्टेज है वो जो परिवर्तन हो रहा है फ्लक्स में, वही दूसरी कुंडली में भी हो रहा है। डिवाइड करेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा Ep अपॉन Es बराबर Np अपॉन Ns। यहाँ डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी और ये डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना। इसका मतलब दोनों कुंडलियों के सिरों पर जो उत्पन्न होने वाला प्रेरित विद्युत वाहक बल है, समझ रहे बात, वह विद्युत वाहक बल उन दोनों कुंडलियों में क्या करना है, जो फेरों की संख्या है Np अपॉन Ns, इसके इक्वल होता है। तो यहाँ पर जो उत्पन्न होने वाला प्रेरित विद्युत वाहक बल है, इसका मतलब दोनों कुंडलियों के सिरों पर आरोपित वोल्टेज Vp अपॉन Vs। तो Vp अपॉन Vs ही Vp अपॉन Vs है, चाहे आप कहें उत्पन्न होने वाला प्रेरित विद्युत वाहक बल, और चाहे आप ये कह लीजिए प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली के सिरों पर आरोपित वोल्टेज। ये प्राथमिक कुंडली के सिरों पर आरोपित वोल्टेज है और ये द्वितीयक कुंडली के सिरों पर आरोपित वोल्टेज है। तो Vp अपॉन Vs का मान Np अपॉन Ns होगा। और अगर वोल्टेज आपका ज्यादा है तो धारा निश्चित रूप से कम होगी ही। समझ रहे हैं बात को, क्या होगा, ये हो जाएगा If, क्योंकि ये ध्यान दीजिएगा सूत्र होता है P इक्वल टू V आई ना ऐसे। तो चूंकि सख्त धारा प्रत्यावर्ती धारा की वोल्टेज की शक्ति तो वही है, इसलिए वोल्टेज ज्यादा होगा धारा कम हो जाएगी, वोल्टेज कम होगा धारा ज्यादा हो जाएगी। तो Vp अपॉन Vs का जो रेशियो है वह Is अपॉन Ip के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये चारों मान एक ही है और ये चारों का जो रेशियो है वह एक कांस्टेंट R के इक्वल होता है, यह एक कांस्टेंट R के इक्वल होता है। इस R को हम बोलते हैं परिणमन अनुपात। परिणमन अनुपात क्या बोलते हैं इसको, परिणमन अनुपात बोलते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, परिणमन अनुपात या ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं इसको, यह है आपका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो या इसको बोलते हैं परिणमन अनुपात। P अपॉन Es इक्वल टू Np अपॉन Ns इक्वल टू Vp अपॉन Vs इक्वल टू I अपॉन Rp इक्वल टू R। ये क्या है, ये आपका है परिणमन अनुपात, ठीक है ना। अब देखिए प्राथमिक कुंडली के सिरों पर आरोपित जो क्या है, शक्ति है ना। प्राथमिक कुंडली के सिरों पर आरोपित शक्ति का मतलब क्या हो गया, वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय करंट, P इक्वल टू VI होता है ना। तो प्राथमिक कुंडली के सिरों पर आरोपित वोल्टेज अगर Vp है और इसमें प्रवाहित धारा है Ip, ठीक है ना। तो इसको हम बोलेंगे, ये क्या हो गया, ये हो गया निवेशी शक्ति। क्या हो गया, ये निवेशी शक्ति। और द्वितीयक कुंडली से धारा निकलती है, तो अगर द्वितीयक कुंडली के सिरों पर आरोपित वोल्टेज Vs है और उसमें प्रवाहित धारा Is है, तो Vs into Is का मतलब हो गया निर्गत शक्ति। क्या हो गई, ये निर्गत शक्ति हो गई। तो अगर इसको हम आइडियल रूप में देखें तो निर्गत शक्ति जो है वह निवेशी शक्ति के बराबर होनी चाहिए। जो शक्ति आरोपित हो पहली वाली कुंडली में, दूसरी वाली कुंडली में पूरी वही शक्ति हमको मिलनी चाहिए। लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। क्यों, क्योंकि ट्रांसफार्मर में कुछ हानियां होती हैं, कुछ लॉस होते हैं, एनर्जी के रूप में कुछ लॉस हो जाते हैं, इसलिए जो हमारी निवेशी शक्ति है वो कुछ कम हो जाती है। समझ रहे हैं ना। तो निवेशी शक्ति जो है Vp इंटू Ip है, निर्गत शक्ति जो है Vs इंटू Is है। तो जो निर्गत शक्ति है अर्थात Vs इंटू Is,
ये लेस होती है, कम होती है, किससे? Vp इंटू Ip। कहने का मतलब जो निर्गत शक्ति है, निर्गत शक्ति ये हमेशा निवेशी शक्ति से कम होती है। निर्गत शक्ति हमेशा निवेशी शक्ति से कम होती है। क्लियर बात हो गई ना? तो Vs इंटू Is इज लेस देन Vp इंटू Ip। क्लियर बात? अब अगर डिवाइड कर देंगे हम तो Vs अपान Vp इंटू Is अपान Ip, इसका मान जो है क्या किससे कम होगा? 1 से कम होगा। ठीक है ना? इसका मान किससे कम होगा? 1 से कम होगा। कहने का मतलब ये आपकी निर्गत शक्ति है, तो निर्गत शक्ति बटे निवेशी शक्ति, निर्गत शक्ति बटे निवेशी शक्ति, ठीक है, इसका मान हमेशा 1 से कम होता है। इसका मतलब निर्गत शक्ति जो है वो निवेशी शक्ति के बराबर नहीं हो सकती है। इसलिए और निर्गत शक्ति बटे निवेशी को बोलते क्या है? ट्रांसफार्मर की दक्षता ईटा बराबर होता है निर्गत शक्ति बटे निवेशी शक्ति, निर्गत शक्ति बटे निवेशी शक्ति। तो निर्गत शक्ति बटे निवेशी शक्ति का मान जो है ये कहलाता है ट्रांसफार्मर की दक्षता। ठीक है ना? इफिशियंसी उसकी ऑफ ट्रांसफार्मर, है ना? तो ईटा जो होता है इसका मान जो है हमेशा 1 से कम होता है। किसी ट्रांसफार्मर की दक्षता 1 से कम होती है, इसलिए कोई भी ट्रांसफार्मर जो है वो 100% 100% दक्ष नहीं हो सकता। मतलब जितना आप वोल्टेज और धारा निवेश करें सीधे उतनी वोल्टेज धारा आपको मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। अर्थात निवेशी शक्ति निर्गत शक्ति में दोनों में डिफरेंस रहता है। जो आधुनिक ट्रांसफार्मर हमारे हैं उनकी जो दक्षता है वो लगभग 90% होती है। कितनी होती है? 90%। जो आधुनिक ट्रांसफार्मर चल रहे हैं उनकी दक्षता कितनी होती है? 90% तक उनकी दक्षता होती है। इसका मतलब कि 100 वाट की शक्ति अगर हम निवेश करते हैं तो हमको 90 वाट की शक्ति जो है वो निर्गत मिलेगी। 10% जो है वो लॉस हो जाता है। ठीक है ना? 10% ट्रांसफार्मर में लॉस हो जाता है। कोई भी ट्रांसफार्मर ऐसा नहीं है जो कि 100% दक्ष हो। इसलिए ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होती है वो अधिकतम कितनी होती है? 90% होती है। अब ये 10% ऊर्जा कहाँ जाती है? 10% ऊर्जा जो होती है वो ट्रांसफार्मर में हानियों के रूप में व्यय हो जाती है। ट्रांसफार्मर में कुछ एनर्जी लॉसेस होते हैं। कौन कौन से लॉस हैं वो आपको हम बता रहे हैं। कहाँ ये 10% ऊर्जा जाती है? तो पहला इसका जो है इसकी जो हानि है वो है तांबे में हानि। क्या है ये? तांबे में। पहली हानि कौन सी है? ये तांबे में हानि। देखिए ट्रांसफार्मर में कुंडली लगी होती है, प्राथमिक कुंडली हो या सेकेंडरी कॉइल हो, दोनों में जो है तांबे के तार ही तो लपेटे गए हैं। तो वो जो तांबे के तार हैं उनमें धारा बहेगी। तांबे के तारों का अपना कुछ प्रतिरोध तो होगा ही, रेजिस्टेंस तो होगा ही। उसमें कुछ न कुछ एनर्जी जो है वो तांबे के तारों में ऊष्मा के रूप में क्षय हो जाएगी। ठीक है? बिना तांबे के तारों के कोई ट्रांसफार्मर बन नहीं सकता है। और ट्रांसफार्मर में एनर्जी लॉस तांबे के तारों में होगा ही, क्योंकि तांबे के तारों का अपना कुछ प्रतिरोध तो होगा ही। ठीक है? तो पहली हानि जो है, जो 10% का लॉस हो रहा है, वो लॉस जो है वो 4 जगहों पे जाता है, 4 तरह से लॉस होता है। तो पहला जो लॉस है वो क्या है? तांबे में हानि। क्लियर बात हो गई ना? दूसरा हानि कौन सी है? शैथिल्य हानि। क्या है ये? शैथिल्य हानि। ये कौन सी हानि है? देखिए जब ट्रांसफार्मर में के प्राथमिक कुंडली पर वोल्टेज अप्लाई होता है तो वोल्टेज फ्लक्चुएट करता है ना, प्रत्यावर्ती वोल्टेज है। वोल्टेज का मान कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम, और ये बहुत तेजी के साथ होता रहता है जब फ्लक्चुएट करता है। तो जब धारा का मान बहुत ज्यादा बहता है तो जो नर्म लोहे की क्रोड है वो चुंबकित हो जाती है, और जब धारा का मान कम हो जाता है तो यह विचुंबकित हो जाती है, फिर चुंबकित होगी, फिर भी चुंबकित होगी। तो अगर ये 50 साइकिल पर सेकंड के हिसाब से धारा बह रही है, मतलब 50 बार धारा का मान उच्च होगा, 50 बार निम्न होगा,
तो वह जो क्रोड हमारी है नर्म लोहे की, वो 50 बार चुंबकित होगी और 50 बार विचुंबकित होगी, है ना। लेकिन जितनी तेजी के साथ धारा जो है फ्लक्चुएट करती है, उतनी तेजी के साथ फ्लक्स में चुंबकन विचुंबकन नहीं हो पाता है। इसलिए कुछ धारा, कुछ जो ऊष्मा के रूप में ऊर्जा रहती है, वह उसी नर्म लोहे की क्रोड में बची रह जाती है। ऐसी हानि को हम बोलते हैं शैथिल्य हानि। मतलब अगर एक बार चुंबकित हुआ है तो एनर्जी को स्टोर कर लिया है, फिर विचुंबकित हुआ तो पूरा लौटा दे अगर हमको वो, तो समझिए कोई हानि नहीं हुई। लेकिन वो पूरा लौटा नहीं पाता है, क्योंकि तेजी के साथ ये काम होता है चुंबकन विचुंबकन का, तो कुछ एनर्जी रिस्टोर रहती है उस नर्म लोहे की क्रोड में। ठीक है ना। एक तो ये हानि हो गई। दूसरी हानि कौन सी है? फ्लक्स हानि। फ्लक्स हानि का मतलब क्या हुआ? देखिए, प्राथमिक कुंडली के सिरों पर जो विभवांतर आरोपित हो रहा है, वहां पे क्या है कि फ्लक्स परिवर्तन हो रहा है, वोल्टेज हाई लो हो रहा है, तो फ्लक्स परिवर्तन हो रहा है। वही फ्लक्स परिवर्तन जो है द्वितीय कुंडली के सिरों पर आरोपित हो रहा है। हम ये मानते हैं कि फ्लक्स परिवर्तन जो प्राथमिक कुंडली के, अभी यहां देखो लिखा हुआ अपना EP = -NP डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, ES = -NS डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। तो फ्लक्स परिवर्तन की जो दर है डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, वो हमने प्राथमिक कुंडली के सिरों पर भी वही माना, द्वितीय कुंडली के सिरों पर भी वही माना। लेकिन यद्यपि ऐसा होता नहीं है, क्योंकि प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली की कुछ दूरी तो रहती ही है। भले ही वो एक ही नर्म लोहे की क्रोड पर रहते हैं, लेकिन तब भी प्राथमिक और द्वितीय कुंडली के सिरों के बीच कुछ न कुछ गैपिंग रहती है, कुछ न कुछ दूरी रहती है। इसलिए जो फ्लक्स प्राथमिक कुंडली के सिरों पर आरोपित होता है, वह पूरा पूरा द्वितीय कुंडली के सिरों पर नहीं जा पाता, तो कुछ न कुछ फ्लक्स की हानि हो जाती है। ये भी एनर्जी के रूप में कुछ ऊर्जा का लॉस करती है। और चौथी हानि जो है, ये बताया गया आपको, भंवर धाराओं के कारण हानि। भंवर धाराओं के कारण समझ रहे बात? भंवर धाराओं के कारण हानि। एक जो है हानि आपकी ये हो गई, समझिए बात को। तो भंवर धाराएं जब उत्पन्न होती हैं, तो बताया गया कि पूरे पदार्थ में छोटी छोटी धाराएं जो जल में उत्पन्न धाराओं के समान चक्करदार होती हैं, ऐसी धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। यद्यपि भंवर धाराओं के प्रभाव को कम करने के लिए हमने क्या किया है, क्रोड को पटलित कर दिया है, क्रोड को पतले पतले पार्ट में काट करके बीच से जोड़ दिया है, जिससे भंवर धाराओं का जो मार्ग है वो लंबा हो जाए और भंवर धाराओं के कारण कम से कम हानि हो। लेकिन फिर भी ये हानि जो है कुछ न कुछ तो रहती ही है, हानि ये बहुत कम नहीं हो पाती है, समझिए बात। तो ये चार तरह की जो हानियां हैं वो ट्रांसफार्मर में होती हैं। इसी कारण जो है किसी भी ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होती है वो 90% से ज्यादा नहीं हो पाती है। क्लियर बात हो गई। अब देखिए, ट्रांसफार्मर की आवश्यकता, ट्रांसफार्मर की आवश्यकता, ठीक है ना। मान लीजिए आपको 20,000 वाट 20,000 वाट की शक्ति जो है वो भेजनी है कहीं पर 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 200 किलोमीटर दूर भेजनी है, और आप 200 वोल्ट पर, आपके घरों में सप्लाई आती है वो 220 वोल्ट की होती है, अभी उसको हम 200 वोल्ट मान ले रहे हैं, एग्रीगेट के 200 वोल्ट मान ले रहे हैं। तो अगर 200 वोल्ट की सप्लाई सीधे वहां से आप घर में आए बिना ट्रांसफार्मर का यूज किए हुए, कोई ट्रांसफार्मर नहीं लगा हुआ है, 20,000 वाट की शक्ति है और 200 वोल्ट की सप्लाई आपको प्राप्त होनी है, तो फार्मूला होता है P = VI, तो हो जाएगा P की जगह हो जाएगा 20,000 वाट, V की जगह हो जाएगा 200 वोल्ट, I की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 100 एम्पीयर। कहने का मतलब 20,000 वाट की सप्लाई का वोल्टेज, 20,000 वाट की शक्ति जो है अगर 200 वोल्ट पर हमको प्राप्त करनी है तो 100 एम्पीयर की धारा हमको मिलेगी। तो जो 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर विद्युत उत्पादन केंद्र है जहां से बिजली पैदा हो रही है, वहां से 100 एम्पीयर की धारा आएगी हमारे घरों में तो हमको मिलेगी। लेकिन 100 एम्पीयर बहुत प्रबल धारा होती है, 100 एम्पीयर बहुत प्रबल धारा होती है, और यह धारा जब बहुत दूर से आएगी तो रास्ते में ही नष्ट हो जाएगी। भाई तार में से होके धारा आएगी, हवा में तो आएगी नहीं, तो तार में होके धारा जब आएगी तो रास्ते में इतनी लंबी दूरी तय करने में वो क्षय हो जाएगी। तो क्या करेंगे फिर? तो एक ट्रांसफार्मर वहां लगा दीजिए जो कि वोल्टेज को ऊंचा कर दे, क्योंकि वोल्टेज ऊंचा हो जाएगा तो करंट अपने आप लो हो जाएगी। तो अगर यही
वोल्टेज को ऊंचा कर दिया जाए, समझ रहे बात को ना, वोल्टेज को ऊंचा कर दिया जाए। जैसे ये जो 200 वोल्ट है आपका, एक अगर हम स्टेप अप, क्या लगाए, स्टेप अप यानी ऊंचाई, एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर हम लगा दें तो ये 200 वोल्टेज को मान लीजिए 1000 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है। बढ़ा दिया वोल्टेज को, अब इसको तो P = VI में रखोगे जब, तो ये 20,000 है, V की जगह रखोगे जब 1000 वोल्ट, तो यहाँ पर I की वैल्यू आ जाएगी 20 एम्पीयर। अब 20 एम्पीयर धारा कम धारा है, ये आ जाएगी मान लीजिए कुछ थोड़ी बहुत क्षय हो गई, पहुंच जाएगी। अब 20 एम्पीयर धारा और 1000 वोल्ट की धारा आ गई आपके बगल में, जहां आपके घर के बाहर, बस्ती के बाहर ट्रांसफार्मर लगा वहां तक आ गई। अब फिर से हमको जो है 200 वोल्ट की करंट चाहिए, क्योंकि हमारे घर में जो उपकरण लगा है वो 200 वोल्ट पर ही चल सकता है, 1000 वोल्ट पर चल नहीं पाएगा। तो हमको फिर एक ट्रांसफार्मर चाहिए जो 1000 वोल्ट को फिर से 200 वोल्ट कर दे, है ना। तो यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर लगाएंगे हम, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जो कि 1000 वोल्ट के विभवांतर को कम कर देगा। स्टेप डाउन में क्या करता है, वोल्टेज को नीचा कर देता है। तो धारा हमारी जो 20 एम्पीयर थी वो फिर बढ़ के 100 एम्पीयर हो जाएगी। तो 100 एम्पीयर धारा जो हमको मिलनी चाहिए थी वो हमको हमारे बस्ती के बाहर जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है वहां से प्राप्त हो जाएगी। तो एक बार वहां से वोल्टेज को निम्न कर देते हैं, माफ कीजिए, वोल्टेज को उच्च कर देते हैं, धारा निम्न हो जाती है। फिर यहाँ जो है धारा को उच्च कर देते हैं, वोल्टेज को निम्न कर देते हैं। तो 100 एम्पीयर धारा आप घरों में जो है, घरों मतलब आपकी पूरी बस्ती में जानी है, तो हर जगह धारा जाएगी, अपना यूज कर लेंगे उसको आप। ये ट्रांसफार्मर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसका बेसिक यूज है। थोड़ी चीज़ें जो बची हुई है AC/DC में क्या डिफरेंस है वो सब बता दूंगा मैं कल आपको, ठीक है। बाकी इस चैप्टर में कुछ नहीं है, खत्म हो चुका है। ज़्यादा लंबा वीडियो भी हो जाएगा तो वो बहुत दिक्कत होती है अपलोड करने में। तो जो चीज़ें इस चैप्टर में थोड़ी बहुत बची हुई हैं वो कल मैं समेट करके नेक्स्ट वीडियो में इसको ये चैप्टर समाप्त कर दूंगा। न्यूमेरिकल आप लगा लीजिएगा, बहुत इसमें ज़्यादा न्यूमेरिकल है नहीं, न बहुत लंबे कोई फार्मूले पर न्यूमेरिकल है। जो समस्या होगी उसको आप ग्रुप में डाल दीजिएगा तो मैं उसको बता दूंगा, ठीक है।